गुड मॉर्निंग बच्चों, एलपीएस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की जो कविता है, पहली कविता ध्वनि कविता, इस पोएम के जो राइटर हैं, रचनाकार हैं, वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने इस ध्वनि कविता के माध्यम से एक नई जन चेतना जगाने का कार्य किया है। निराला जी का जीवन बहुत ही संघर्ष और करुणा का जीवन रहा। निराला जी ने जीवन में बहुत दुखद घटनाएं देखी। उन दुखांत घटनाओं को देखकर लोग ये अनुमान लगाने लगे थे, ये विचार करने लगे थे कि निराला जी का जो जीवन है वो अब अंतिम चरण में आ गया है, वो संघर्षों से टूट गए हैं। उन विपदाओं ने उन्हें झकझोर दिया है। बार बार त्रासदी के कारण पहले पत्नी का निधन, फिर परिवार में अन्य सदस्यों का निधन, और अंत में एकमात्र जो उनकी बिटिया थी सरोज, उसका भी जब निधन हो गया तो लोग ये तय मानने लगे, या पक्का अनुमान लगाने लगे कि निराला जी अब शायद रचनाओं की ओर उन्मुख नहीं होंगे, शायद उनका अंत हो गया है, उनकी रचनाओं का अंत हो गया है। लेकिन फिर उन्होंने एक नई उमंग के साथ एक नई आवाज दी, और वो ध्वनि कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। जैसा कविता में कहा गया है कि अभी 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 न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रथम 4 लाइनों में कवि निराला जी ने ये कहा है कि लोग जैसा अनुमान लगा रहे हैं उस तरह नहीं है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। इन त्रासदियों, इन विपदाओं से मैं हारा नहीं हूं, मेरा जीवन का अंत नहीं माना जाए। सीधे शब्दों में उन्होंने कहा अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरी रचनाओं का अंत नहीं होगा, मेरी भावनाओं का अंत नहीं होगा, मेरे द्वारा जो लिखित कविताएं हैं उनका अभी अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है। दूसरी पंक्ति में कहा है कि अभी अभी ही तो, यानी कि नया नया ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मेरे जीवन रूपी वन में मृदुल बसंत का आगमन होता है। मेरे जीवन रूपी वन में किसका आगमन हुआ है? बसंत का आगमन होता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह ऋतुओं का राजा वसंत होती है, वसंत के मौसम में पेड़ पौधों में बड़ी सुंदरता, सुकुमारता छा जाती है। हरे हरे नए नए पत्ते लगने लगते हैं, फल फूलों से जो डालियां हैं वो लद जाती हैं, और एक जीवन का नया संचार होता है। इसी तरह यहाँ पर अपने जीवन की जवानी को वसंत का आगमन कहा है। जब जीवन में बचपन बीत जाता है
प्रौढ़ावस्था, युवावस्था आने लगती है, तो उस अवस्था में, उस युवा अवस्था में नए नए विचारों का संचार होता है, नई शिराओं में नए खून का संचार होता है, उत्साह और उमंग के साथ नए कार्य और जोश का संचार होता है। उसी तरह अपने इस नवजीवन को, इस जीवन रूपी वन में बसंत का आगमन कहा है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है। जीवन रूपी वन में बसंत का क्या हुआ है? आगमन हुआ है। अभी तो नया संचार, नई विचारधाराएं, उमंग और जोश के साथ नए कार्य करने का समय आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मेरी रचनाओं का अंत नहीं होगा। लोग जैसा अनुमान लगा रहे हैं, लोग जैसा अपने उसमें भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि शायद निराला जी इन संघर्षों से टूट गए होंगे, इन विपदाओं से, इन कठिनाइयों से शायद उनमें हताशा, निराशा आ गई होगी। लेकिन ऐसे लोगों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरी रचनाओं का अंत नहीं होगा, मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, मेरे द्वारा जगाया गया जो जागरण है उसका अंत नहीं होगा। तो प्रथम 4 लाइनों में कवि निराला जी ने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो ये अनुमान लगा रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि निराला का जीवन कष्ट और विपदाओं से टूट चुका है। उन्हें करारा जवाब दिया है, उनके लिए कहा है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में जीवन रूपी बसंत का आगमन हुआ है, अर्थात युवा अवस्था का संचार हुआ है। अभी तक तो मेरे जीवन में बचपन था, और बचपन के बाद जैसे ही मेरा जो जीवन है जवानी में प्रवेश करने जा रहा है, तो उस जवानी में नई उमंगें, नया उत्साह, जोश और कार्य के प्रति जो लगन है वो तेज हो जाती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में, जीवन रूपी वन में बसंत का आगमन हुआ है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मेरी रचनाओं का अंत नहीं होगा। अगली पंक्ति देखिए कि हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। जिस तरह बसंत ऋतु में वन के पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो हरे हरे नए नई कोपलों का विकास होता है, बड़े सुकोमल मुलायम चिकने चिकने पत्ते आने लगते हैं, डालियां बढ़ने लगती हैं, उन डालियों में कलियां खिलने लगती हैं और पेड़ की अग्र शाखाओं का विकास, उसके कोमल शरीर का विकास आगे बढ़ने लगता है। जिस तरह बसंत ऋतु में प्यारे बच्चों पेड़ पौधों में हरे हरे नए चिकने मुलायम पत्ते लगने लगते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नई कोपलों का विकास होता है और उन नई कोपलों में बड़े चिकने मुलायम लचकदार सुंदर रंग वाला, बड़े हरितिमा फैलाने वाले, सबके मन को आकर्षित करने वाले नए पत्तों का आगमन होता है और डालियों का विकास होने लगता है, नई नई कलियां खिलने लगती हैं, फूलों के गुच्छे आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, फल लगने लगते हैं। इस तरह से पेड़ पौधों का बसंत ऋतु में जो कोमल शरीर है उसका विस्तार होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसी तरह मेरे जीवन में बसंत रूपी जो जवानी का आगमन हुआ है उसके कारण इस शरीर में नवीन परिवर्तन होने लगे हैं, वही पेड़ों वाले परिवर्तन। जिस तरह बसंत ऋतु में पेड़ों में परिवर्तन होते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, इसी तरह से जवानी में लोगों में नए नए विचार आते हैं, कलियां खिलने लगती हैं। तो इसी तरह बड़े अच्छे कार्य, शुभ कार्य करने के विचार
और कोमल भावनाओं का विश्रार मन में होने लगता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। आगे की पंक्तियों में ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने स्वप्नीले मीठे हाथों से जगाऊंगा। किनको जगाने का प्रयास करता है? निर्दित कलियों को, अलसाई हुई कलियों को। अब यहां पर कविता में अलसाई और निर्दित जो कलियां हैं वे समाज में जागृतिहीन लोगों का प्रतीक हैं, कि जो लोग जागृत नहीं हैं, जो लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, उन्हें मैं अपने कोमल स्वप्नीले हाथों से क्या करूंगा? जागृत करूंगा। कोमल मीठे स्वप्नीले हाथों से क्या करूंगा? जागृत करूंगा, और उन पर अपने स्वप्नीले हाथों से फिराकर उन्हें जागृत करके, उन्हें सचेत करके अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करके जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उन्हें एक सुंदर प्रभात दूंगा कि जागिए, युवावस्था का आगमन हुआ है, नए विचारों का संचार हुआ है, नई भावनाओं का विकास हो रहा है। ऐसे मौसम में, ऐसे वातावरण में आप इस तरह अलसाए हुए जागृति विहीन क्यों हो? तुम्हें जागृत होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति जागृत होकर उसके प्रति निमित्त होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि निराला जी देखिए क्या कहना चाहते हैं कि जो समाज में जागृतिहीन लोग हैं, जो अलसाए हुए हैं, सोई हुई कलियों की तरह हैं, बसंत जैसी ऋतु में भी उनमें जागृति नहीं है, यानी जवानी जैसे जीवन में भी जो लोग जीवन से विमुख हैं, जागृत नहीं हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हुए पड़े हैं, ऐसे लोगों को कवि है वो अपने स्वप्नीले मीठे हाथों से जगाना चाहता है। कर मीन्स होता है हाथ, मृदुल मीठा, स्वप्न स्वप्नीले। अपने स्वप्नीले हाथों से ऐसे लोगों को जागृत करना चाहते हैं, उन पर अपने स्वप्नीले हाथों को फैलाकर उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करना चाहते हैं कि आप ये न माने कि अभी मेरे जीवन का अंत हुआ है, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हुआ है, मुझ में अभी इतनी जागृति है कि मैं ऐसे लोगों को भी जगा सकता हूँ, ऐसे लोगों को भी अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित कर सकता हूँ जो निद्रित अवस्था में हैं, यानी जागृत नहीं हैं, सोए हुए से हैं, अलसाए हुए से हैं। ऐसे लोगों को जागृत करके मैं जगा एक प्रत्युष मनोहर, मन है प्लस हर, मनोहर सुंदर। प्रत्युष प्रातःकाल, प्रत्युष मीन्स क्या होता है? प्रातःकाल। जागृत करने के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें एक क्या दूंगा? सुंदर प्रभात दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरा पैराग्राफ आपने कविता का पढ़ा। तीसरे पैराग्राफ में देखिए 2 लाइनें हैं। 2 लाइनों में कहा गया है पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प का अर्थ आप जानते हैं फूल, तंद्रा प्लस आलस्य दोनों वर्डों के योग से बना है तंद्रालस। तंद्रा वर्ड का वर्ड मीनिंग होता है नींद, प्लस आलस्य यानी नींद से आलस आया हुआ। ऐसे लोग जो नींद से अलसाए हुए हैं, निद्रित अवस्था में हैं, सोए हुए हैं, जागृत नहीं है, वो युवा हैं, बसंत का प्रभाव उन पर है, लेकिन फिर भी कैसे हैं? वो नींद के आलस्य से अलसाए हुए हैं, जागृत नहीं है। ऐसे लोगों के तंद्रा को, नींद के आलस्य को वो हटाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। राइटर कहते हैं, कवि निराला जी कहते हैं कि मैं समाज के ऐसे युवा वर्ग, पुष्प जो वर्ड यहाँ आया है वो युवा वर्ग के लिए है। ऐसे समाज के युवा वर्ग जो चेतना विहीन है, नींद के आलस्य में सोया हुआ है, उस
नींद के आलस्य को मैं हटाऊंगा, उस नींद के आलस्य को मैं खींचूंगा और उन्हें जागृत करूंगा और अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। और जगाने के बाद क्या करना चाहता है, कवि की कितनी बड़ी कामना है, कितनी बड़ी इच्छा है, लोगों को किस तरह से जागृत करना चाहता है। ऐसे सुषुप्त लोगों को, जागृति विहीन लोगों को अपने नवजीवन से, अपनी युवा अवस्था के जीवन से, नवजीवन कौन सी अवस्था का जीवन है? युवा अवस्था का जीवन है। उस युवा अवस्था के जीवन का जो अमृत है उसे उस अमृत से उन्हें सिंचित करूंगा, उनकी सिंचाई करूंगा। जिस तरह से पेड़ पौधों की सिंचाई करने पर पेड़ पौधों में हरियाली बढ़ जाती है, नए पत्तों का विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, उसी तरह से ऐसे सोए हुए अलसाए हुए लोगों को जागृत करने के बाद कवि की ये मनोकामना है कि मैं जीवन रूपी जो अमृत है, नए जीवन रूपी अमृत है, उनसे उन्हें सिंचित करूंगा। कैसे लोगों को? जो जागृति विहीन लोग हैं, जो सुषुप्त लोग हैं, जो अपने जीवन के प्रति जागृत नहीं है, ऐसे लोगों को वो जागृत करना चाहते हैं और अपने नव जीवन के अमृत से उन्हें सिंचित करना चाहते हैं, उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति जो विमुख हुए पड़े लोग हैं, उन्हें कर्तव्य के प्रति जागृत करना चाहते हैं। देखिए दोनों लाइन आज थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन समझ में आ रहा होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रारस लालसा खींच लूंगा। सीधा अर्थ तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक फूल से नींद के आलस्य को खींच लूंगा मैं। लेकिन प्रतीकात्मक जो अर्थ है यहाँ पर, वो प्रतीकात्मक जो अर्थ है वो है कि समाज के प्रत्येक युवा वर्ग जो नींद के आलस्य से अलसाया हुआ है, उसकी तंद्रा को वो हटाना चाहते हैं, नींद के आलस्य को खींचना चाहते हैं। और नींद के आलस्य को खींचने के बाद राइटर कहते हैं कि मेरा जो नवजीवन है, युवा अवस्था का जीवन है, उस युवा अवस्था के अमृत से, नई भावनाएं, नई उमंग से, जोश से भाई युवा अवस्था का अमृत क्या होता है? नई उमंगे, नया उत्साह, जोश। ऐसे भावों से उन्हें सिंचित करूंगा, उनकी सिंचाई करूंगा, जिससे उनमें नई भावनाओं का विस्तार होगा, नई कोपलों का विस्तार होगा, नए पल्लव बढ़ेंगे, नए नई शारीरिक वृद्धि होगी, जिससे उनमें जागृति पैदा होगी। अंतिम 3 लाइनें देखिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, इसके बाद मैं उन्हें जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। द्वार दिखाना चाहता है उनको कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहना मानव के जीवन का उद्देश्य नहीं है। हर वक्त जागृति पैदा किए हुए साहस और उत्साह के साथ जीवन में बढ़ना मानव का उद्देश्य होता है। तो इसीलिए यहाँ पर निराला जी उन लोगों को द्वार दिखा देना चाहते हैं, रास्ता दिखा देना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस पर चलिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। और मेरे द्वारा बताई गई शिक्षाएं, प्रेरणाएं उन्हें उस अनंत तक जाने का रास्ता बतलाएंगी। मेरे द्वारा नई भावनाएं, नई प्रेरणाएं उन्हें मेरे वे जहां अनंत तक जाने का क्या दिखाएंगी? रास्ता दिखाएंगी। अनंत वर्ड का वर्ड मीनिंग समझने का प्रयास करें। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत न हो। और प्यारे बच्चों, संसार में अनंत है तो केवल एक है, उसे कहते हैं ईश्वर। अनंत वर्ड का वर्ड मीनिंग कहाँ तक विस्तृत होता है? ईश्वर तक। यानी मैं उन सुषुप्त लोगों को, जागृति विहीन लोगों को अपने जीवन का रास्ता दिखाऊंगा और जीवन का रास्ता दिखाने के बाद मैं ये बतलाऊंगा कि है मेरे वो जहां अनंत। ईश्वर तक जाने का रास्ता बताना चाहता है कि जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति तक का जो लक्ष्य पूर्ति करने के लिए
हे मानव, तुम्हें जागृत होना होगा, तुम्हें सुषुप्त अवस्था, जागृति विहीनता की जो अवस्था है उसे छोड़ना होगा और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। और अंत में वही पंक्ति कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, मेरे जीवन में अभी युवावस्था का प्रारंभ हुआ है, अभी मेरी रचनाओं का अंत नहीं होगा, मेरी प्रेरणाओं का अंत नहीं होगा। तो ध्वनि कविता के माध्यम से आपने कवि निराला को पढ़ा। कवि निराला जी, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, शिक्षा, प्रेरणा, संकेत, ये सभी लक्ष्य करके कविता लिखी गई है। जो लोग ये समझ रहे थे कि निराला जी शायद टूट चुके हैं, विपदाओं के पहाड़ के नीचे दब चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों को करारा जवाब देते हुए कवि निराला जी ने कहा है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मेरी रचनाओं का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे जीवन रूपी वन में मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। जिस तरह मीठे वसंत के मौसम में पेड़ पौधों में नए नए पत्ते लगने लगते हैं, नई नई डालियां बढ़ने लगती हैं, कोमल शरीर का विकास होने लगता है, इसी तरह जवानी में जीवन रूपी वन में बसंत का आगमन हुआ। अर्थात जीवन में, मेरे जीवन में किसका आगमन हुआ है? जवानी का आगमन हुआ है। और इस जवानी में नए उत्साह, उमंग के साथ नव जागृति का संचार हुआ है। इसलिए अभी आप मेरे जीवन का अंत नहीं माने, अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। जिस तरह बसंत ऋतु के मौसम में पेड़ पौधों में हरे हरे कोमल कोमल पत्तों का विकास होता है, नए नए पत्ते बढ़ने लगते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, डालियां बढ़ने लगती हैं, कलियां खिलने लगती हैं, और क्या होता है? कोमल गात मीन्स शरीर, कोमल शरीर का आगमन होने, कोमल शरीर का विस्तार होने लगता है। उसी तरह जवानी रूपी वसंत आने पर इस शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं, नई नई उमंग जोश का संचार होने लगता है, नव जागृति आती है, नव संचार होता है। और आगे ऐसा संचार होने के बाद कवि ये प्रेरणा और शिक्षा देना चाहता है कि मैं अपने स्वप्नीले हाथों से, स्वप्नीले मीठे हाथों से उन लोगों को जागृत करना चाहता हूँ, उन लोगों को सचेत करना चाहता हूँ जो निद्रित अवस्था में हैं, सुषुप्त अवस्था में हैं, जो सोए हुए हैं, अलसाए हुए हैं, नींद के आलस्य से घिरे हुए हैं। ऐसे लोगों को वो जागृत करना चाहते हैं और अपने स्वप्निल मृदुल हाथों से उनकी सुषुप्तता को, उनकी निद्रित स्थिति को वो हटाना चाहते हैं और उन्हें एक सुंदर प्रभात देना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि इस तरह से प्रत्येक फूल से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था, पुष्प साधारण अर्थ तो ये कि प्रत्येक फूल के नींद के आलस्य को मैं खींचना चाहता हूँ, खींच देना चाहता हूँ, अलसाई हुई कलियों को जागृत करना चाहता हूँ। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय युवाओं को मैं जागृत करना चाहता हूँ। उनमें जो नींद का आलस्य है, चेतना विहीनता है, उस चेतना विहीनता को हटाना चाहता हूँ और अपने नवजीवन का जो अमृत है, नवजीवन का अमृत किसकी ओर संकेत करता है? नई जवानी, युवावस्था का संकेत करता है और कहता है कि मेरे जो युवावस्था में नए विचार, नया संचार, जोश और उमंग और जो उत्साह है, उसके द्वारा उन्हें सिंचित करना चाहता है। किन्हें सिंचित करना चाहता है? उन्हें जो अलसाए हुए हैं, सोए हुए हैं, जागृति विहीन है, ऐसे लोगों को वो अपने जवानी के अमृत से सींचना चाहता है और फिर उन्हें जीवन के रास्ते दिखाने की ओर कहा गया है कि उन्हें जीवन का लक्ष्य दिखाऊंगा कि तुम्हें कहाँ तक जाना है। और वो अनंत तक जाने का रास्ता जो मनुष्य का लक्ष्य होता है, उस मनुष्य के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम कहाँ तक तुम्हें बढ़ना है, कहाँ जाना है। और अंत में फिर यही कहा गया है कि अभी न होगा मेरा अंत। तो ये आज ध्वनि कविता आपने पढ़ी,
सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखित, निराला जी द्वारा लिखित इस कविता में जागृति का संदेश, अलसाए हुए सुषुप्त लोगों को जगाने और युवा अवस्था के द्वारा नव जागृति, नया संचार, नया उत्साह देने का संकेत किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इस पहले चैप्टर की कविता का आपको पूरा भावार्थ हमने आपको बतलाया। इसमें जितने भी कठिन शब्दार्थ आए थे वो सभी आपको आपके फेयर वर्क की कॉपी में करने हैं। यदि आप वीडियो सुनने के बाद, वीडियो को पढ़ने के बाद इसका भावार्थ भी कॉपी में लिख सके तो अच्छा होगा, और जिससे आपको आगे भी इसे पढ़ने में सुविधा रहेगी। कठिन शब्दार्थों के तौर पर आप मृदुल को लिखें मीठा, वसंत एक ऋतु विशेष का नाम है जिसे ऋतुराज भी कहा जाता है। पात का अर्थ लिखें पत्ते, गात का अर्थ लिखें शरीर, कर का वर्ड मीनिंग लिखें हाथ, मृदुल का मीठा लिखें, प्रत्युष का अर्थ लिखें प्रातःकाल, प्रत्युष का वर्ड मीनिंग क्या लिखें प्रातःकाल, और मनोहर का वर्ड मीनिंग लिखें सुंदर, मन है प्लस हर, मन को हरने वाला अर्थात सुंदर। पुष्प पुष्प प्रत्येक पुष्प, तंद्रालस, तंद्रा का अर्थ मैंने पहले भी आपको बताया नींद है, और आलस का अर्थ है आलस्य, नींद का आलस्य। लालसा इच्छा, सींच सिंचित करना है ना, और द्वार रास्ता का अर्थ दे रहा है यहाँ ये वर्ड। अनंत शब्द का वर्ड जिसका कभी अंत नहीं हो, और कोष्टक में इसका अर्थ क्या लिख लें ईश्वर। तो इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखित इस कविता का पूरा आपको भावार्थ बताया गया। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।